हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 24 है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं यह मालूम होना चाहिए। यदि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 23 आप अवश्य देखें। अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना यानी एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई क्लास है उसके अंदर आपने एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया, तो इस तरीके से आपने इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक demo.java नाम से सोर्स फाइल क्रिएट करें। इस सोर्स फाइल में हम दो क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास हम बनाएंगे एम्प्लॉई। इस एम्प्लॉई क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेंगे। इसी फाइल में हम एक और क्लास बनाएंगे डेमो। इस डेमो क्लास के अंदर हम एम्प्लॉई क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले सोर्स फाइल में एम्प्लॉई क्लास बनाने के लिए लिखें क्लास एम्प्लॉई। उसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट इंट empid और प्राइवेट स्ट्रिंग empname। फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखें पब्लिक एम्प्लॉई पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमें कोई भी पैरामीटर नहीं देना है क्योंकि हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखें empid इक्वल 100 और empname इक्वल abc। फिर हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखें पब्लिक एम्प्लॉई पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर्स लिखें, पहला इंट empid कॉमा और दूसरा स्ट्रिंग empname। फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखें this.empid इक्वल empid, this.empname इक्वल empname। यहाँ पे this.empid और this.empname जो हमने लिखा हुआ है वह इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है और सिर्फ empid और सिर्फ empname हमने जो लिखे हुए हैं वह इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किए हुए पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे देखें, इस क्लास के अंदर हमने एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। तो यूं कह सकते हैं कि इस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है। अब इसी क्लास के अंदर empid और empname की वैल्यू शो करवाने के लिए एक मेथड बनाएं। उसके लिए लिखें void show। मेथड के अंदर system.out.println empid प्लस स्पेस प्लस empname। अब मेथड को क्लोज कर दें और क्लास को भी क्लोज कर दें। फिर डेमो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखें क्लास डेमो। इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करें और मेन मेथड में एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें एम्प्लॉई e1 इक्वल न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट में हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। जब इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर की वजह से क्लास के जो empid और empname दो इंस्टेंस वेरिएबल है उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, यानी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है तो कंट्रोल जाएगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे। अब इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हमने empid की वैल्यू 100 दी है और empname की वैल्यू abc दी है, तो इस ऑब्जेक्ट में empid में 100 आ जाएगा और empname में abc आ जाएगा। अब यह जो पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है यह e1 रेफरेंस वेरिएबल से रेफर होने लग जाएगा। मतलब e1 यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है वह इस पहले ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगा है। इसके बाद पहले ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखें e1.show, तो कंट्रोल जाएगा शो मेथड पे और empid empname की वैल्यू जो कि 100 और abc है वह प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में हमने एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा एम्प्लॉय e2 इक्वल न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की, पहली 101 और दूसरी राम।
तो यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसमें हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले न्यू ऑपरेटर की वजह से क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है emp-id और emp-name उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और मेमोरी एलोकेशन होने के बाद में हमने जो वैल्यू पास किया हुआ है 101 राम, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हमने पास की है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, तो कंट्रोल जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर emp-id और emp-name में 101 और राम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जो पैरामीटर में वैल्यू स्टोर हुई है वह इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, यानी यह ऑब्जेक्ट में 101 और राम स्टोर हो जाएगा। यह जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यह e2 रेफरेंस वेरिएबल से रेफर होने लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो e2 रेफरेंस वेरिएबल से रेफर होने लगा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दूसरे ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा e2.show, तो कंट्रोल जाएगा शो मेथड पे, और शो मेथड में हमने emp-id और emp-name की वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज है 101 और राम, यह प्रिंट हो जाएगी। जब इस प्रोग्राम को हम जावा से कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 100 abc और 101 राम। इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में समझा। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इसी वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यदि है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।